जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अली फ़ारूक और रिजवान चौधरी साहब हाजिर हैं आज एक नए वीलॉग के साथ, प्रोग्राम के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जो अदालती बहरान और जो हुकूमती बहरान बना हुआ है इस टाइम। और इस टाइम अदालतें वर्सेस हुकूमत हैं और हुकूमत वर्सेस अदालतें, ये मामला चल रहे हैं। और ये मामला क्यों चल रहे हैं और ये अदलिया के अंदर वाज़ेह तकसीम क्यों कर नज़र आ रही है। और ये जो इलेक्शन है और ये सिर्फ पंजाब में क्या 14 मई को होने जा रहे हैं या फिर ये KPK में भी होंगे। हमें तो ऐसे लगता है कि ये 14 मई को नहीं होने हैं, लेकिन ये अदलिया इस टाइम क्या कर रही है और किस करवट ऊँट बैठेगा आइंदा दिनों में, ये इस हवाले से बात करेंगे। और साथ ये भी बात करेंगे कि इमरान खान साहब की जो सियासी बसात चल रही है वो किस साइड पे चलेगी आइंदा दिनों में। जी रिजवान साहब, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है जी, आपने ठीक बात ठाक। सुन ली, टॉपिक का भी आपको पता लग गया है। ये क्या सूरत हाल अब बनती नज़र आ रही है ये अदलिया की, और ख़ास तौर पे ये हमारी अदालतें क्या कर रही हैं। हम तो हर चीज़ में ही बिल्कुल ज़ुबू हाली का शिकार हो गए। अब इंसाफ का अदारा भी बिल्कुल पूरी दुनिया देख रही है कि कौन सा इंसाफ देखें, फराहम अभी किया जा रहा है। अभी आपने कहा कि हुकूमत वर्सेस अदलिया, अदलिया वर्सेस हुकूमत। मैं समझता हूँ अदलिया वर्सेस अदलिया है। आपके जजों को अपनी अदालतों पे एतबार नहीं है। आप ज़रा ज़रा देखें हम किस पस्ती में जा चुके हैं, यानी कितना गिर चुकी हैं हमारी अदालतें कि आपका एक जज दूसरे जज पे एतबार नहीं कर रहा। तो वाज़ेह आपके तकसीम आधे है। जज दूसरे जजों पे एतबार नहीं कर रहे। आपकी लोअर कोर्ट्स जो है वो हाई कोर्ट्स पे, अपर कोर्ट्स के ऊपर एतबार नहीं सर कर ये रही। अपर ठीक है। कोर्ट्स का ये और जो हाल है तो सुप्रीम हाई कोर्ट है कोर्ट्स तो उसके जजेस आपस में एक दूसरे पे एतबार नहीं कर रहे हैं। नहीं, तुम्हारी एक पेज पे नहीं है सर। एक पेज पे नहीं, एतबार ही नहीं कर रहे हाँ ना जी, वो। एक पेज पे है ही नहीं, वाज़ेह तकसीम हो अच्छा, गई है। फिर ये देखें, मुझे ये बताएं कि लेजिस्लेशन किसने करनी होती है? पार्लियामेंट ने। और पार्लियामेंट अदलिया करती है। कहती पार्लियामेंट को कि लेजिस्लेशन नहीं करनी, तो स्टे भी उस पर चला रोक हुआ लगा दी। है। नहीं, रोक भी लगा दी, स्टे भी हो गया उस चीज़ पे जो उन्होंने कानून साजी की थी। जो सो मोटो का जो चीफ जस्टिस बिल्कुल, साहब का था बिल्कुल। इस्तेकाक था, जो उन्होंने एक पूरी एक टीम को दिया, 3 जजों के 3 जज इस पे वो कर सकते हैं। ये क्या हो रहा है रिजवान साहब? सो मोटो भी किस चीज़ पे हुआ था और अचानक सो मोटो ले लिया गया, और ये किस तरफ जा रहे हैं? ये हम क्या पूरी दुनिया में इतना बड़ा तमाशा बन चुके हैं हम? देखें, ये पिछले हमारा जिस मुल्क में, मैं थोड़ी, जिस मुल्क का अदालती निज़ाम तबाह हो जाएगा तो वो मुल्क भी कभी भी खुशहाल या तरक्की याफ्ता कौमों के साथ में शामिल नहीं हो सकता शामिल। अली ये साहब, मैं क्या? थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताऊं। इस मुल्क का अदालती निज़ाम कभी ठीक हुआ ही नहीं शुरू से ही। लेकिन ये पिछले कोई 3-4 दहाइयों से जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने रोल प्ले किया अदालतों के अंदर, मर्ज़ी के फ़ैसले दिलवाने, अपने अपनी मर्ज़ी के जजेस लगवाने, फिर हुकूमतों ने भी वही रोल प्ले किया, सब ने अपने अपनी मर्ज़ी के जजेस लगाए। तो वो इतना गंद आ चुका हुआ है कि अभी आप उसको कैसे ठीक करेंगे? या तो मतलब देखें, जब किसी फसल को कीड़ा लग जाता है ना, तो उसको सही नहीं किया जा सकता, उनको तल्फ़ किया जाता है। मुझे लगता है कि इनको तल्फ़ करें, सबको ख़त्म करें, पूरे का पूरा सिस्टम ही चेंज करें, पैरेलल नई अदालतें बनाएं। सही कह रहे हैं आप। कैसे ये ठीक करेंगे आप? मुझे ये देखिए बताएं ना रिजवान कुछ। साहब, पहले पहले मैं बताता हूँ आपको जी, मतलब सब ने हिस्सा डाला। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, नून लीग की गवर्नमेंट आई, फिर उनकी आई, फिर उनकी आई, फिर PTI की गवर्नमेंट आई। सब ने अपने अपने जजेस लगाए। इसका मतलब मेरिट का कोई सिस्टम नहीं है। अच्छा, फिर जजों की अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है, फिर इनका कोड ऑफ कंडक्ट कोई नहीं है। ये ठीक जहाँ है। चाहे जाते हैं, जहाँ चाहे बयान देते हैं, जहाँ चाहे जिन लोगों से मर्जी घुलते मिलते हैं। मैं यूरोप में रहा हूँ, मैं इंग्लैंड में रहा हूँ, वहाँ जजेस को इजाज़त नहीं है अपने फैमिली फंक्शंस के अंदर जाने की। उनको परमिशन लेनी पड़ती है। आम पब्लिक में घुल मिल नहीं सकते वो। उनके घर अलग हैं, उनकी फैसिलिटीज़ अगर उनको दे रही है गवर्नमेंट उनकी, तो उनकी उनकी उनको इन्वायरमेंट पूरी डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट अलग है, है, इसलिए कि बिल्कुल। वो आम लोगों में घुले मिले ही नहीं। उन्होंने इंसाफ करना है। रिजवान साहब, मैं एक छोटी सी बात ये करूँगा, हम ज़्यादा दूर नहीं जाते क्योंकि तारीख पर जाएंगे तो फिर तो 75 साल की हम औराक वो खोलेंगे तो बड़ा बड़ा कुछ निकल जाएगा। ये मैं 2-4 साल 5 साल पीछे चला जाता हूँ कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को सजा दी। मुझे नहीं, मेरा उससे किसी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है, अपनी अपनी एफिलेशन होती है। दी गई, किस तरह साकिब नसार साहब को इस्तेमाल किया गया या किस तरह वो इस्तेमाल हुए, आपके सामने है सिलसिला। और उसके बाद फिर उससे पहले अगर तो पीछे चले जाए, जो जिनके लिए इफ्तिखार चौधरी के लिए पूरी कौम खड़ी हो गई थी अदलिया की आज़ादी के लिए, और वो क्या चीज़ बन के निकले, क्या उसके अंदर से निकला, जो वकला की तहरीक थी। अब
ये फिर चीज़ें नज़र आनी शुरू हो गई साकिब निसार साहब के साथ, बाबा डैम साहब, जिन्होंने यानी कि अब ये जजों का काम है कि वो ये डैम बनाएंगे। अच्छा, नहीं डैम 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 का वो स्कैंडल बना, आप देखें 9 अरब, इस पर कोई वो जवाब नहीं देते साकिब निसार साहब। वो अभी वजाहत करें कौम को कि वो जो फंड्स हैं वो किधर है भाई। नहीं, साकिब निसार छोड़ दें, साकिब निसार हिस्ट्री हो गया। क्या अदालतों में कोई सिस्टम है? किसी सिस्टम से चल रही है ना। अभी नई खबर ये है कि जो 9 अरब इकट्ठा किया था डैम फंड के लिए, वो 17 अरब हो गया। यानी अदालतें कारोबार कर रही हैं क्या उन पैसे से? ये तो बड़ी अजीब सी बात है। क्या अदालतें कर सकती हैं? ये कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है इन्होंने, क्या अदालतें कर सकती हैं? नहीं, इनका काम, ये अपना काम छोड़ दिया इन लोगों ने। नहीं, वो आपको तो पता ही है, वो जब साकिब निसार साहब एक अदालत में बैठे थे तो वो किस तरीके से कहा कि पहले डैम फंड के लिए कुछ दें मामला, तो फिर आप करते हैं बात। ये डैम नाज़रीन, ये अदालतों को बनाने का किसने इख्तियार दे दिया है कि डैम ये एग्जेक्टिव्स के ये मामला इस तरीके से हल किए जाएंगे? अपने मामला हल नहीं हो रहे इनसे, और ख़ुद एक वाज़िया तकसीम और मुल्क को गैर यकीनी सूरत हाल का पहले ही बड़ा शिकार था। माशी अबतरी पहले बड़ी है, और अब ये कसर रह गई थी कि जी अब ये अदालत में भी बुहरान पैदा हो चुका है और वो वाज़िया तकसीम नज़र आ रही है। और अदलिया को, और उन्होंने अदलिया और आइन को इन्होंने, मैं समझता हूँ बड़े अफसोस से कहना पड़ता है। नहीं, आइन तो यहाँ पे है ही नहीं ना, वो तो हमें बस एक कागज़ का टुकड़ा है शायद, जब मर्जी उसका सहारा ले लेते हैं किसी बात के लिए। मैं बताऊँ, मसनूई तरीके से जो मकबूलियत बनती है वो ज़मीन बोस भी बड़ी जल्दी से होती है। हम तो एक सहाफ़ी हैं, तहकीक करते हैं, और ये हम पे प्लांट करके ये मसलत किया गया, ये तहरीक इंसाफ के सरबराह को पूरा तरह प्लांटेड है। ये एक बच्चा जानता है 2 जमा 2 4, इसमें तो कोई दूसरी बात ही नहीं है। और ये जितने भी इनके साथ हवारी साथ बैठे हैं, ये भी हमें सारा कुछ पता है ये किसने प्लांट किए, किसने किए। ऐसी मसनूई जमहूरियत से मुल्क का क्या फ़ायदा हुआ है, मुझे ये सर, ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने प्लान किया था, ये उनका प्रोजेक्ट था। और इमरान खान साहब और उनकी पूरी टीम पहले कहती थी जी पाक फौज बल्ले बल्ले जी, ये बाजवा, वो तो अभी कहने के लिए तैयार हैं, वो तो कहने दाना पे पाव साड़े थे। सुन ले, बाजवा जैसा जनरल नहीं आ सकता, हम इसको लाइफ टाइम एक्सटेंशन देने को तैयार हैं। आज वही बाजवा ज़ीरो हो गया, कल वो हीरो था, आज भी ज़ीरो हो गया। मतलब इस मुल्क के अंदर किसी को भी कभी भी हीरो से ज़ीरो बना दे और ज़ीरो से हीरो बना दे। मैं तो कहता हूँ खान साहब तो अभी भी हाफिज साहब के जो हमारे आर्मी चीफ है उनकी कॉल का वेट कर रहे हैं। कॉल आ जाए उनकी, कोई आ जाए, कोई सिलसिला शुरू हो जाए उनसे। अब आगे चलें ना थोड़ा सा, देखें हमें कम से कम सलूशन की बात भी करनी चाहिए। अच्छा सर, क्या अब हल क्या नज़र आ क्या रहा है? हल क्या नज़र होना क्या चाहिए, होगा क्या, ये ज़रा बताएं मुझे। देखें, होना ये चाहिए कि अगर तो ये सियासतदान को थोड़ी सी इंसानियत है, थोड़ी सी हया, थोड़ी सी शर्म और गैरत इनमें बाकी है, इस वक्त ये इस पोजीशन में है कि ये लेजिस्लेशन कर सकें। ये एक कानून बनाएं कि कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्डर टॉप लेवल से लेके स्केल 14 तक रिटायरमेंट के बाद 5 साल मुल्क से बाहर नहीं जा सकता। आपके आधे हराम के पिल्ले ख़त्म हो जाएंगे। इनको पता है कि जो भी बंदा बाहर जाएगा, पहले तो 5 साल जाने नहीं दिया जाएगा, और उन 5 सालों के अंदर उसकी अकाउंटेबिलिटी हो। ये बड़ा अच्छा आपने पॉइंट उठाया। ठीक है, जब 5 साल इनको पता है कि मैंने मुल्क के अंदर ही रहना है, मैं यहाँ से भाग नहीं सकता, मैं बाहर प्रॉपर्टियाँ नहीं बना सकता। अच्छा, फिर सिर्फ इतना ही नहीं होना चाहिए, इनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ें, इनका कोई बच्चा अब्रॉड नहीं जा सकता, पढ़ नहीं सकता वहाँ। और इनका, मैं कहता हूँ, इनका इलाज सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर इनका इलाज। ये लेजिस्लेशन अगर कर देती है ना, जो पॉलिटिशियंस हैं जो आज रोते हैं, झूठे पर्चे इनके खिलाफ भी करते हैं, हमेशा से हर पार्टी के लोगों के खिलाफ करते रहें, लेकिन किसी ने भी आज तक कोई कानून साजी नहीं की झूठे पर्चे के खिलाफ। क्यों नहीं की? सारे बेनिफिशरी हैं। अगर इनके अंदर कोई थोड़ी सी गैरत है ना, तो चलें अदालतों को छोड़ दें, अभी इस तरह की लेजिस्लेशन करें कि आने वाले 5 साल के अंदर आपके पास एक क्षण के। अच्छा रज़वान साहब, अब होने क्या जा रहा है ये तो आपने बता दिया ना, ये तो बड़ी अच्छी तजवीज़ है कि 5 साल तक किसी को जाने ना दिया जाए रिटायरमेंट के बाद। अब होने क्या जा रहा है ये ज़रा मुख्तसर सा बताएं ताकि वक्त तेज़ी से गुजर रहा है। देखिए, होने क्या जा रहा है, आपका क्या ख्याल है कि ये 14 मई को इलेक्शन करवाएंगे? नहीं होगा, मेरा नहीं ख्याल। अभी तक तो आपके बैलेट पेपर ही प्रिंट नहीं हो सकते तब तक। सर मैं आपकी फौज कहती है हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते। आपकी यही बात मैं लेके आगे चलूंगा। 14 मई को क्यों सिर्फ पंजाब में इलेक्शन हो?
ये क्यों नहीं एक साइड पे सारे सियासतदान बैठ के तय कर लें कि 14 जून, 14 जुलाई, 14 अगस्त या 14 ये अक्टूबर में इलेक्शन हो जाए, उसकी आईनी मुद्दत कौमी असेंबली की ख़त्म हो रही है। ये तो आपने पता है, ये देखा, इन्होंने तो फितना डाला है ना कि ये मैं इनको मजबूर कर लूँगा। खान साहब ने कहा कि मैं इनको मजबूर कर लूँगा इलेक्शन के लिए, मेरी मकबूलियत रिकॉर्ड तोड़ रही है। जैसे पौने 4 सालों में इन्होंने कौन से माशी रिकॉर्ड तोड़ दिए, स्वाय कशकोल लेके फिरते रहे। आपको IMF में डाल दिया। ये यूथ को हमारी बेवकूफ़ बना सकते हैं, ये मैच्योर लोगों को बेवकूफ़ क्या बनाएंगे? बैठे ना, ये अपने मनपसंद साफियों के पास बैठ जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, बैठे न्यूट्रल साफियों के पास बैठ के क्वेश्चन आंसर करें ना। अच्छा, ये टाइम्स मैगजीन में जो छपा है वो आपके सामने है ना, उन्होंने एक्सपोज किया ना इनको। मैं ये समझता हूँ कि ये जो 5-6 साल गुजरे हैं ना पिछले, ये पाकिस्तान का बुरा तरीन दौर, उसके बाद जो लोग आए उन्होंने तो खाना ही ख़राब कर दिया। बिल्कुल। अब मैं तो भाई, हम तो किसी को डिफेंड करने नहीं बैठे ना। आप ये देखें कि जो पिछले 15 साल में जितना बेड़ा गर्क नहीं हुआ था इस मुल्क का, 20 साल में नहीं हुआ था, इन्होंने ये 1 साल के अंदर कर दिया। बिल्कुल हुआ है जी, 1 साल में हुआ है। नाकाम तरीन हुकूमत थी, हर चीज़ बेलगाम, तमाम इदारे बेलगाम। मतलब ये मुल्क कोई गैबी ताकत चला रही है, पता नहीं कैसे चल रहा है, कैसे ये जैसे सर ये गैबी ताकत भी अब मुझे नजर नहीं आ रहा। आगे एक लिफाफा नहीं होता वो हवा के साथ उड़ता हुआ, पता नहीं किस तरफ चला ये मुल्क आगे जाके मुझे चलता नजर ही नहीं आ रहा। अब जो पोजीशन बन चुकी है ना इसकी, गरीब बंदे की जो सीट, अब इनके हुक्मरानों के प्रोटोकॉल ऐसे पे अलहदा निश्चित करेंगे, ये प्रोटोकॉल देख के मुझे शर्म आती है। लेकिन नाज़रीन, जैसे कि आपने सुना कि बड़ी गैर यकीनी सूरत हाल है और कुछ नज़र नहीं आ रहा, और ये ये अकड़ाओपन, ये अनापरस्ती जो है सियासतदानों में, ये मुल्क को खुदा न खास्ता कोई बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा सकती है। इसलिए बेहतरीन हाल ये है कि तमाम सियासतदान मिल बैठ कर बात करें। चोर डाकू का नारा लगाने से लोगों को ज़्यादा आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आप बैठें, जो भी रियलिटी है, इस टाइम प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है और इस टाइम अपोजिशन अगर इमरान खान बाहर बैठें, आपस में मुज़ाकरात करें और डेट फिक्स कर लें। अगर अक्टूबर में भी इलेक्शन हो जाएगा तो कोई इतनी वो देर नहीं है इसमें, इस पे एग्रीमेंट करें और एक दिन इलेक्शन होना चाहिए। वो अगर ये तरीके से आप समझती है कि जी पंजाब में मैं इलेक्शन जल्दी करवा के पंजाब में हुकूमत बना लूँगा और उसके बाद फिर मैं पूरी अपना कौमी असेंबली के इंतखाबात में पूरी तरह मैं असरअंदाज हो जाऊँगा, तो लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है ना, पब्लिक इतनी बेवकूफ़ है। इलेक्शन की एक डेट फिक्स की जाए, बेशक अक्टूबर में करवा लिए जाएँ या बेशक मुतफ़िका तौर पर अक्टूबर या नवंबर या अगस्त में करवा लिए जाए। हम ये उम्मीद करते हैं कि सियासतदान हमारे होश के नाखुन लेंगे और मुल्क ये बेहतरी की तरफ जाएगा। नेक्स्ट टाइम दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए रिजवान चौधरी और अली फारूक को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।